नमस्कार। चहल एकेडमीज के अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं और आज से चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्टेट पीसीएस स्पेसिफिक सीरीज को स्टार्ट करा जा रहा है, जहां पे स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम आने वाले हैं, तो पर्टिकुलर अपना यूपी पीसीएस का जो एग्जाम आ रहा है और जो बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, उन दोनों स्टेट स्पेस पीसीएस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज से लेक्चर वाइज सीरीज स्टार्ट हो रही है, जहां पर हम अपनी स्पेशलाइज स्टडी इन दोनों स्टेट के रिस्पेक्टिव में करने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम को लेकर इसकी स्पेशलाइज स्टडी। इस स्पेशलाइज स्टडी में हम लोग यूपी पीसीएस में क्या स्टडी करेंगे, तो यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से हम लोग स्टडी करेंगे। इसकी ज्योग्राफी को स्टडी हम लोग करेंगे, इसकी हिस्ट्री को जो हम स्टडी करेंगे, इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इसकी जो मिसैलिनियस इंफॉर्मेशन है उसको पूरा डिस्कस करेंगे और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ साथ रहती है उसको डिस्कस करेंगे। स्टेट के स्पेसिफिक क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस करके ही बात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर स्टेट पीसीएस को लेकर हम बात करते हैं, यूपी पीसीएस को लेकर, तो पहले हमारे पास यूपी की एक इंफॉर्मेशन उसके पॉलिटिकल मैप के थ्रू होनी चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल मैप के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल मैप हमको क्या करता है, विजुलाइज करता है। तो अगर हमारे माइंड में यूपी के पॉलिटिकल स्टेट की एक पोजीशन बनकर निकल कर आती है तो ये हमारे लिए बेटर हो जाता है, क्योंकि मुझसे बहुत जल्दी से इंट्रोड्यूस कर जाते हैं अपने आप को। अच्छा, वैसे भी जो यूपी के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, पॉलिटिकल बड़े एक्टिव होते हैं ना, तो पहले पॉलिटिकल मैपिंग करवाई जाएगी। तो जब पॉलिटिकल मैपिंग हो जाएगी तो यूपी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग के सामने निकल कर आ जाती है। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम यूपी के मैप को स्टडी करते हैं तो हमको पता लगता है कि यूपी हमारे पास किन किन बॉर्डर्स के, किन किन स्टेट के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और क्या यूपी के पास कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी है? तो हाँ, यूपी के पास अपना एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ है। पॉलिटिकल मैप की स्टडी में हमको ये पता लगता है कि यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें वेस्टर्न यूपी है, सेंट्रल यूपी है और ईस्टर्न यूपी है। इन तीन रीजन्स के साथ इसको डिवाइड करके आगे की ओर बढ़ा जाता है। अब अगर इसकी पॉलिटिकल मैपिंग में हम इसके नियर बाय स्टेट की बात करेंगे, क्योंकि नियर बाय स्टेट की बाउंड्रीज और उसके डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इसके स्टेट की बाउंड्रीज को लेकर हम बात करते हैं तो हमको पता लगता है कि हमारे पास जो स्टेट रेलिवेंट है, जिनके साथ यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो उसमें एक हमारे पास आ जाता है बिहार, फिर आ जाता है झारखंड, फिर नीचे की तरफ साउथ की तरफ आ जाता है छत्तीसगढ़, फिर साउथ में हमारे पास मिल जाता है हमारे पास मध्य प्रदेश, फिर हमारे पास मिल जाएगा राजस्थान, फिर दिल्ली, एक यूनियन टेरिटरी मिल जाती है हमारे पास, फिर हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। इसके साथ ही हमारे पास एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसका नाम है नेपाल। ठीक है। अब हमने देखा कि अगर ये पॉलिटिकल मैप है तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है कि 7 है, 1 है, 6 है और 2 है। तो एक्चुअली क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट की स्टडी है हम इसकी पॉलिटिकल मैप के थ्रू यहीं पर कर लेते हैं सारी की सारी। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो हमारे पास जैसे हमारा स्टेट है, ईस्टर्न साइड पे यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है बिहार के साथ, तो बिहार के साथ टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब अगर 7 डिस्ट्रिक्ट की हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, तो हमारे पास पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएगा महाराजगंज, फिर पड़ जाएगा कुशीनगर, फिर देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और हमारा पड़ जाएगा ये हाँ, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और हमारा सोनभद्र। ये डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ बॉर्डर शेयर करेगा बिहार के साथ। इसके साथ ही फिर जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है सोनभद्र, ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो ये सोनभद्र हमारे साथ 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। और ये सोनभद्र हमारे पास एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में जिसके पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेटलैंड भी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और तैयार हो जाता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द वेटलैंड है? तो सोनभद्र बॉर्डर शेयर करेगा बिहार के साथ, फिर झारखंड के साथ, फिर छत्तीसगढ़ के साथ और फिर मध्य प्रदेश के साथ। तो एक ऐसा सिंगल स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेट बॉर्डर्स निकलकर आते हैं। फिर आगे की ओर चल देते हैं मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं? तो फिर से हम सोनभद्र से स्टार्ट करेंगे। सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, एटा हो गया और आपका आगरा भी हो गया। तो 11 डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं ये मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जब हम डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहे हैं तो हमको ये पता लग गया कि हमारे पास एक बॉर्डर स्टेट बिहार हो गया है, दूसरा बॉर्डर स्टेट झारखंड हो गया, तीसरा बॉर्डर स्टेट छत्तीसगढ़ हो गया और चौथा बॉर्डर स्टेट हमारे पास मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश हमारे पास एक ऐसा स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग यूपी के हैं, यानी कि यूपी अपने 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश जो है वहां पे हाईएस्ट डेंसिटी है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट है।
तो उसी फॉरेस्ट एरिया में यूपी भी इस फॉरेस्ट शेयर को शेयर करके चलेगा। तो जब वेजिटेशन की स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आपको ग्रीन बेल्ट्स मिलेंगी लगातार। और हमको पता है कि वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है। अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश और देशांत की स्टडी हम लोगों की क्लियर है तो हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास ग्रीनरी का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। आगे चलते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान के साथ बॉर्डर जब शेयर करने की बात आएगी तो फिर से हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं केवल, यानी कि आगरा और आपका मथुरा। ये ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों के दोनों पश्चिम की बेल्ट में आते हैं कि जो कि राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करके आगे की ओर चल देते हैं। दिल्ली के साथ फिर से हमारे पास, तो दिल्ली में हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, एक आ जाता है गाजियाबाद और दूसरा आ जाता है गौतम बुद्ध नगर। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट फिजिकली रूप में दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ध्यान रखिए, ये दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये नेशनल कैपिटल रीजन के स्टेट नहीं है, एनसीआर के रीजन नहीं है। एनसीआर के जब हम स्टेट की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कंपोजिशन आता है। अब एनसीआर में हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने रहते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं एनसीआर में 8 डिस्ट्रिक्ट। और एनसीआर में हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो हमारे पास एक पहला पड़ जाएगा शामली, फिर पड़ जाएगा मुजफ्फरनगर, फिर हमारे पास पड़ जाएगा बागपत, फिर गाजियाबाद, फिर मेरठ, फिर हापुड़, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बुलंदशहर। हमारे पास ये डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएंगे हमारे पास, जो कि हमारे पास एनसीआर रीजन की टेरिटरी में आते हैं। एनसीआर के साथ हमारे पास टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो एनसीआर के साथ हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं 8। अब फिर से एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आता है हमारे पास सहारनपुर, और सहारनपुर बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर। तो सिरमौर के साथ हिमाचल का, सिरमौर के साथ यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर बॉर्डर शेयर करेगा, और इसके साथ ही यूपी हिमाचल प्रदेश के साथ भी एक बॉर्डर शेयर करता है। तो एक बहुत सिंगल छोटा सा टिप पॉइंट है जहां पर सहारनपुर और हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट सिरमौर अपने आप में बॉर्डर शेयर करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो बिहार हमारे पास एक राज्य हो गया, झारखंड हमारे पास दूसरा हो गया, छत्तीसगढ़ तीसरा हो गया, मध्य प्रदेश 4 हो गया, राजस्थान हमारे पास 5 हो गया, हिमाचल प्रदेश हमारे पास 6 हो गया, दिल्ली को हमने स्टडी किया था यूनियन टेरिटरी के रूप में तो हमारे पास 7 हो गया। अब हमारे पास आता है हरियाणा, और हरियाणा के साथ जो हमारे बॉर्डर शेयर करेंगे तो उन बॉर्डर शेयरिंग में हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं 6, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, और इस प्रकार से 6 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब उत्तराखंड के साथ हमारे पास कौन कौन बॉर्डर शेयर करेंगे, तो उत्तराखंड के साथ जो बॉर्डर शेयर करेंगे तो उसमें हमारे पास टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक आ जाता है हमारा पास सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे, और इस प्रकार से हमारे पास ये 8 डिस्ट्रिक्ट और एक यूनियन टेरिटरी का बॉर्डर शेयर हो जाता है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर लेते हैं कि यूपी किस किस के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, तो हमारे पास एक हो जाता है पीलीभीत, टिहरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा कुशीनगर है ये एक्चुअली में है तो नेपाल बॉर्डर के पास, लेकिन ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्लाइटिंग पॉइंट हो जाता है, या कुशीनगर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो नहीं, कुशीनगर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। और इस प्रकार से हमारे पास टोटल 8 स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी और एक इंटरनेशनल बॉर्डर यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, या यूपी इनके साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, ये है यूपी की पॉलिटिकल मैपिंग। अब अगर थोड़ी दूसरी मैपिंग की बात कर लेते हैं कि भाई स्टेट के एम्बलम क्या है, स्टेट के अपने जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, तो हमको ये पता लगेगा जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर एक तीर कमान बना हुआ है, इसको धनुष बोला जाएगा साधारण भाषा में। फिर ये 2 प्रकार की लहरदार रेखीय आकृति है, और फिर यह है बीच में मछली है, ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। तो अब इस यहाँ पर जो धनुष बाण है ये प्रतीक है श्री राम का। धनुष बाण किसको प्रतीक करता है, श्री राम का, क्योंकि हमको पता है अयोध्या जो है वो यूपी में ही आती है। तो धनुष बाण जो प्रतीक है वो श्री राम का प्रतीक है। जो ये 2 लाइन आपको दिखाई दे रही है मिएंडरिंग विसर्प बनाते हुए, एक गंगा है और एक यमुना है। गंगा और यमुना की संगम नगरी है, गंगा और यमुना का संगम प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसलिए इन 2 लाइनों को नदियों के रूप में लिया गया है। और यह जो 2 मछलियां हैं ये संकेत है अवध शासन का। अवध के जो शासक थे वो मछलियों के विषय में यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और इस प्रकार से यूपी का राजकीय चिन्ह सामने निकल कर आता है। ऊपर लिखा था उत्तर प्रदेश सरकार, तो यानी कि बाहर एक घेरा हुआ है, उस घेरे में बना हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, फिर उसके बाहर एक घेरा है
और उसके बाहर एक वाइडर लाइन है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। राजकीय पुष्प है पलाश, इसको बोलते हैं ब्यूटू मोनोस्पर्मा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय वृक्ष है अशोक, सरसका, अशोका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय पशु है हमारे पास बारहसिंगा, रेस्कर्वस डुवोसेली, ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय पक्षी है सारस, ग्रेज एंटोगने, ये हमारे पास इसका राजकीय पक्षी है। राजकीय मत्स्य मछली है चितला और चिताला, चिताला, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और राजकीय जलीय पशु हमारे पास है गंगा डॉल्फिन, प्लेनेटेस्टिसा, गंगेटिका। अब यहाँ पे गंगेटिका है, लेकिन कुल मिलाकर इसको गंगा ही समझिएगा, क्योंकि अगर हम इस भारतीय संस्कृति में इसको माँ के रूप में देखते हैं तो माँ का कभी नाम बिगाड़ा नहीं जाता है, लेकिन कुछ साम्यवादी विचारधारा के लोग कुछ ऐसा लिखना पसंद करते हैं, फिर वो धीरे धीरे व्यवहार में आ गया। कब बना है ये राजकीय जलीय पशु? तो ये अक्टूबर 2023 में बना है, और 2010 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में, मैराइन वाटर एनिमल के रूप में इसको डिक्लेयर करा था। हमने इसको 2023 में अपना लिया। आगे चलते हैं। अब अगर हिस्ट्री के यूपी के नाम की हिस्ट्री को हम खंगालना प्रयास करते हैं कि यूपी का नाम किस प्रकार से निकल कर आया है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं तो वहां से हमारे पास आता है EIC रूल के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के थ्रू यूपी के हिस्ट्री के नाम को हम लोग ट्रेस करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो हम नाम को ट्रेस करते हैं तो हमको पता लगा पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, उत्तर प्रदेश एंड द एडजेसेंट रीजन, तो उत्तर प्रदेश और उसका नियर बाय जो रीजन था पूरा का पूरा वो बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। अब कहानी स्टार्ट होती है 1836 से। जब 1836 से कहानी स्टार्ट हुई तो टेरिटरी कन्वर्टेड इनटू द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में परिवर्तित करा गया EIC कंपनी के रिजीम में, और फिर आगरा को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो 1836 में आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। फिर आया है 1857, अब ध्यान रखें यहीं पर वो पहली म्यूटिनी हुई है, पहला विद्रोह हुआ है, सैन्य विद्रोह, और भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जिसको बोला जाता है। तो उसमें दिल्ली और इस एनक्लोजर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को नॉर्थ वेस्ट से यहां से सेपरेट कर दिया गया और हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है आगरा से प्रयागराज, जिसको निवर्तमान भूतकाल में हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। अब उसका नाम चूंकि प्रयागराज है, तो आगरा से कहां शिफ्ट हुआ है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज आगरा कैपिटल कब बनी है? 1836 में, और 1857 में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया है आगरा से प्रयागराज, यानी कि 21 साल तक आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है। फिर आया था 1902, नेम चेंज टू यूनाइटेड प्रोविंस। अब इसका संयुक्त प्रांत इसका नाम रख दिया गया है, किसका? उत्तर प्रदेश का। और संयुक्त प्रांत ऑफ आगरा एंड द अवध, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, इस प्रकार से इसका नाम अब नेम चेंज होकर यहाँ पर आता है। कब आता है? 1902 में। तो 1857 से 1902 तक यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के रूप में ही इसका नाम चलता रहा था। अब इसको यूनाइटेड प्रोविंस में कर दिया गया है, आगरा और अवध से इसके नाम को जोड़ा गया है। अब आगे देखिए आगे क्या है, आगे चलिए। तो 1921 आ गया, डिक्लेयर्ड एज ए गवर्नर प्रोविंस, इसको गवर्नर प्रांत के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। और अब यहां से फिर से कैपिटल ट्रांसफर होती है, और 1921 में कैपिटल फाइनली प्रयागराज से 1921 में कैपिटल फाइनली प्रयागराज से लखनऊ में शिफ्ट कर जाती है। अब अगर ध्यान दें तो पहले हमारे पास कैपिटल का फॉर्मेशन कब से था? तो आगरा इसकी कैपिटल रही 1957 तक, आगरा से प्रयागराज कैपिटल शिफ्ट हुई 1857 में। 1857 से और यहां तक अब 1921 तक प्रयागराज इसकी कैपिटल रहा, और लास्टली 1921 में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया, राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया लखनऊ की तरफ। ठीक है। अब 1 अप्रैल 1937 नेम शॉर्टेंड, जो अवध और आगरा था उसको हटा दिया गया है, तो नाम को छोटा कर दिया गया है, संयुक्त प्रांत के रूप में इसका नाम आ गया। आगरा और अवध को इसके नाम के आगे से हटा दिया गया है। और 24 जनवरी 1950 हमको पता है कि भारत हो गया स्वतंत्र, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया, और फिर 24 जनवरी 1950 को अंडर द गवर्नर जनरल नोटिफिकेशन, और उस एक्ट का नाम, अधिनियम का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस अल्टरेशन ऑफ नेम, नाम परिवर्तन ऑर्डर 1950, और इस प्रकार से अब इसका नाम उत्तर प्रदेश आता है। कब से आता है उत्तर प्रदेश? 24 जनवरी 1950 से। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 भारत का गणतंत्र दिवस,
और हम जानते हैं कि उससे पहले बहुत सारे अधिनियम वगैरह लाए गए थे। तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश के रूप में ही अस्तित्व में आता है। उत्तर प्रदेश का जो अंतिम विभाजन हुआ है वो कब हुआ है, तो वो हुआ है आपका 9 सितंबर वर्ष 2000 में, जब 13 डिस्ट्रिक्ट को उत्तर प्रदेश से हटाया गया और उन 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ एक नया राज्य बनता है उत्तराखंड। तो इस प्रकार से यह उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास और इसके ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास यहाँ पर हमको समझ में आता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन में क्या था, हमने कहा कि राज के चिन्ह वगैरह ये सारे हमारे हो गए थे। EIC रूल था, 1836 में टेरिटरीज को कन्वर्ट करा गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के रूप में, और आगरा को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। 1836 से 1857 तक आगरा इसकी कैपिटल रहती है। 1857 में प्रयागराज इसकी कैपिटल रहती है, जो कि 1921 तक रहती है। इसी बीच में इसके नाम का एक्सटेंशन हुआ था, जिसमें आगरा और अवध को जोड़ा गया था। बाद में आगरा और अवध को हटा दिया गया था। 1937 में नाम को छोटा गया और यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम निकलकर आ गया था। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आता है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश का रिऑर्गेनाइजेशन करा गया, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग करके उत्तराखंड के जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अलग करके उत्तराखंड राज्य के रूप में उत्तराखंड को अस्तित्व में लाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यूपी भौतिक रूप से थोड़ा विभाजित हो जाता है। आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूपी की, तो हिंदी है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज यूपी की हिंदी है। और जब कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तब उर्दू को यूपी की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। क्षेत्र वाइज अगर एरिया वाइज हम लोग स्टडी करते हैं तो हमको पता है कि यूपी का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो अपने पास आता है लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी हमको कहाँ मिलेगा, तो लखीमपुर खीरी शायद हमको नेपाल बॉर्डर पे ही मिल जाएगा। एक बार देखें कहाँ मिलता है लखीमपुर खीरी, पॉलिटिकल मैप में देखते हैं इसको। तो ये रहा हमारे पास लखीमपुर खीरी, राइट। ये रहा हमारे पास, सॉरी, ये रहा हमारे पास हमारा लखीमपुर खीरी। कहाँ मिला, हमको नेपाल बॉर्डर पे मिला। इसी लखीमपुर खीरी में हमारे पास दुधवा नेशनल पार्क है और यहीं पर यूपी की ST पॉपुलेशन भी मिलती है। अभी थोड़ी देर में उसको स्टडी करते हैं, ठीक। तो लखीमपुर खीरी कहाँ मिलता है हमको, नेपाल बॉर्डर पर। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो गई है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास लखीमपुर खीरी हो गया। सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास सोनभद्र आता है। और ध्यान रखिए वही डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कहाँ आता है, हापुड़ में, ये वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। और इसके बाद सेकंड स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आता है भदोही में, ये हमारे पास ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ जाता है। डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम वेटलैंड, मैंने कहा था कि सोनभद्र के पास सबसे अधिक वेटलैंड है, यानी कि आर्द्र भूमि है। और सोनभद्र हमारे पास आता है 5.08% के साथ। हाईएस्ट और द लोएस्ट रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली कहाँ होते हैं, तो हमको पता है कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं गोरखपुर से। और गोरखपुर ही यूपी का वह डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है, तो 184.7 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे वर्षा हो जाती है। अगर 200 सेंटीमीटर से ऊपर जाती तो यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन बनती, इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे को दीजिए कि अगर 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल यहाँ पे हो जाता तो यहाँ पे वेजिटेशन का कैरेक्टर चेंज होता है क्या, क्योंकि हमको पता है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन अपने आप को रूपांतरित ट्रांसफॉर्म्ड करती है। तो कौन सी वेजिटेशन हमको मिल जाती है, और जो लीस्ट हमारे पास एनुअल रेनफॉल का डिस्ट्रिक्ट मिलता है वो हमको मिलता है मथुरा। और मथुरा हमारे पास 54.4 सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल के साथ, वार्षिक वर्षा के साथ निकल कर आता है। और अगर पॉलिटिकल मैप की स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा मथुरा कहाँ था। तो हमने स्टडी किया था मथुरा को कहाँ पर, वेस्टर्न यूपी की ब्रांच में। और क्या मथुरा वही डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि हाँ मथुरा वही डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। आगे आइए। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन कितने हैं, यानी कि जहां पे कमिश्नर बैठेंगे तो वो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है हमारे पास 18। टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारे पास इस समय यूपी में 75 है। लास्ट रिऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट के वाइज पर माननीय मुख्यमंत्री यूपी की रही थी मायावती जी, वो करके गई थी। उसके बाद अभी तक कोई नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बना है। टोटल तहसील हमारे पास 351 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे पास 17 है, यानी कि ऐसे नगरीय क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10 लाख क्रॉस कर रही है वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम बनता है। तो ऐसे अभी हमारे पास 17 नगर निगम है। म्यूनिसिपल काउंसिल हमारे पास कितनी है, 200 है। नगर पंचायत हमारे पास एक ट्रांजिशन जोन होता है जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा होता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत हमारे पास 75 है। और टोटल विलेज पंचायत हमारे पास कितनी है, देखिए 59,073। और इस प्रकार से वी आर द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टोटल नगर पंचायत इन दी कंट्री, क्योंकि हमारे पास ही
भारत के सबसे अधिक गांव है, तो जब भारत के सबसे अधिक गांव हमारे पास है तो हमारे पास पंचायत भी सबसे अधिक होंगी। ठीक है। राज्यसभा सीट कितनी आती है, तो यूपी में राज्यसभा सीट जो आती है वो आती है टोटल 31, राइट। लोकसभा सीट हमारे पास 80 है, इसलिए बोलते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी के द्वारा ही होकर निकलता है, इसलिए यूपी सबसे अधिक प्रधानमंत्री देता है। और जो यूपी से नहीं है, जैसे कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो भी यूपी से चुनाव लड़ते हैं ताकि यूपी को गैदर रूप में एड्रेस, पॉलिटिकली एड्रेस किया जा सके। लोकसभा सीट रिजर्व फॉर द एससी हमारे पास कितनी है, 17 है। एसटी के लिए हमारे पास यूपी में कोई भी रिजर्व्ड सीट नहीं है। एसटी पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही हमको मिलती है, उसी के क्षेत्र में मिलती है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन अभी नहीं है कि उसके लिए लोकसभा में कोई सीट को रिजर्व करा जा सके। हाँ, क्या कोई असेंबली सीट यहाँ पे रिजर्व है, तो देखिए टोटल असेंबली सीट है हमारे पास 403। असेंबली सीट रिजर्व फॉर द एससी कम्युनिटी हमारे पास कितनी है, 84 है, 84 है। हाँ, अब देखिए एसटी के लिए हमारे पास टोटल रिजर्व सीट निकल के आती है 2, तो यानी कि यूपी में हमारे पास 2 असेंबली सीट्स ऐसी हैं, विधायक, माननीय विधायक सीट ऐसी हैं जो एसटी पॉपुलेशन के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। 6 डिस्टिंक्टिव क्राइटेरिया हैं। अगर हमें किसी ट्राइब को आइडेंटिफाइड करना है कि कोई ट्राइब क्यों कहलाएगा, तो उसके 6 डिस्टिंक्टिव क्राइटेरिया हैं। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा वो 6 डिस्टिंक्टिव क्राइटेरिया कौन से? क्योंकि जब हम यूपी के एसटी और एससी पॉपुलेशन के फिगर्स को स्टडी करेंगे और संभवतः अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे जहां पे हम उसकी जननांक की वितरण को देखेंगे, जनसंख्या का वितरण को स्टडी करेंगे, तब मैं वहां पे वो आपके प्रश्न का उत्तर लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले आप बताइएगा कि टोटल कितने क्राइटेरिया हैं, कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर किसी समूह, जनसंख्या समूह को एसटी पॉपुलेशन में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक, तो और हाँ, तो इस प्रकार से चूंकि हम जानते हैं कि यूपी एक बाइकैमरल लेजिस्लेटिव हाउस है, यानी कि यहाँ पे 2 सदनात्मक प्रणाली है, एक हमारे पास है विधानसभा, दूसरी विधान परिषद। तो विधानसभा में हमारे पास टोटल मेंबरशिप है, संख्या है माननीय विधायकों की 403, और जबकि जो हमारी विधान परिषद है उसमें माननीय विधायकों की संख्या जो है वो हमारे पास है 100। और इस प्रकार से यूपी देश के अन्य राज्यों के साथ, और वो कौन से राज्य हैं जिनके पास द्विसदनात्मक प्रणाली है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। वो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, वो 4 है, 5 है, 6 है या 7 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसको स्टडी करके बताइएगा। ठीक, टोटल ट्री एरिया परसेंटेज वाइज कितना है, तो हमारे पास आता है 3.08%, और इसके साथ ये दूसरी वेजिटेशन कवर आती है वो आती है 6.15%, और इस प्रकार से हमारे पास टोटल वेजिटेशन कवर हमारे पास आता है 9.23%। अगर स्क्वायर किलोमीटर में बात करेंगे तो 7,421 किलोमीटर है, यह है 14,817 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास 11 है। वाइल्ड लाइफ यानी कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीसीज को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक जोन क्रिएट करा गया जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाएगा। बर्ड सेंचुरी यानी कि बर्ड के स्पेसिफिक हमारे पास 14 है। नेशनल पार्क हमारे पास एक ही है। आप बताएंगे कि नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, मैं आपको हिंट दे चुका हूं। क्या ये नेपाल के आसपास किसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है दुधवा नेशनल पार्क, और क्या वहां पे कोई एसटी पॉपुलेशन भी मिल रही है? तो आप बताइएगा कि अब आपको हिंट मिल गया होगा कि नेशनल पार्क यूपी का कहां पर है। ठीक है, टोटल टाइगर रिजर्व हमारे पास है 4, तो एक तो हमारे पास दुधवाई हो गया, एक हमारे पास अमनगढ़ हो गया। आपको बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, और क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो पड़ता है वो पड़ता है पश्चिम यूपी का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिजनौर, बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पड़ता है। फिर पश्चिम यूपी में एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पीलीभीत, और पीलीभीत से हमारे पास एक नदी निकलती है जो कि प्लेन एरिया से गंगा की उल्टे हाथ की ट्रिब्यूटरी बनती है। आप बताइए मुझे वो कौन सी नदी है, क्योंकि जब यूपी का रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन सी रिवर वो ऐसी है। और एक हमारे पास पड़ता है रानीपुर का, ये हमारे पास ईस्टर्न यूपी की तरफ पड़ जाता है रानीपुर। तो इस प्रकार से हमारे पास जो टोटल टाइगर रिजर्व निकल के आते हैं यूपी में वो निकल के आते हैं हमारे पास 4। अमनगढ़ का कंफ्यूजन मैं आपको यही दूर कर देता हूँ, ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वही अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में, राइट। ओके, और इस प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट फिगर जो निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आता है कि हमारे पास टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, तो चंद्रप्रभा हमारे पास चंदौली की है, जो ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास कौन सा है, तो हस्तिनापुर की मेरठ वाली है जो हमारे पास लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास मिलेगी ललितपुर, यूपी का ललितपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी हमारे पास लख बख्शी है, बहोशी है, जो हमारे पास कन्नौज में पड़ती है। और
अखिलेश यादव जी इस समय यहाँ से सांसद चुने गए हैं। और स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी हमारे पास पड़ती है पटना बिहार, कहाँ पड़ती है, एटा में। और एटा आपको बताना है कि एटा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्या एटा मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। थोड़ा सा काम करिए, काम करेंगे तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। तो क्या हम पता करें कि एटा मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये ट्विस्ट मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, दोनों में से एक ऑप्शन है। आप हमको बताइए, कमेंट करके मेरे को बताइए कि एटा कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस प्रकार से यूपी की इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी, जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन थी। और यहां से फिर एक बार हम दोबारा इसके पॉलिटिकल मैप पर चलते हैं। अगर पॉलिटिकल मैप पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सोनभद्र हमारे पास बॉर्डर शेयर करेगा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्टेट शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट हमारे पास मध्य प्रदेश है। और हमारे पास टोटल 9 इन होम टेरिटरीज हैं, जिसमें 8 स्टेट है, 1 यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और इसके साथ ही यूपी के पास एक अपना इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। ये थी आज की यूपी की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगले लेक्चर में हम लोग इसके जनसंख्या वितरण और उससे संबंधित आंकड़ों को लेकर मैं आप लोग के सामने आने वाला हूं। अभी के लिए नमस्कार।